हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे तलहा और आप सुन रहे हैं रेडियो चारमीनार 107.8 एफएम दिल से हैदराबादी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि देश के हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे। जी हाँ, कोरोना फैला हुआ है और इससे हम सभी वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। और जो इस वक्त हालात पैदा हो रहे हैं, जो हालात हाज़िरा हैं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है और हम नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, क्योंकि शायद कोई ऐसा मिल नहीं पाता। तो रेडियो चारमीनार ने सोचा कि आज एक कोई ऐसा पैनल डिस्कशन किया जाए जिसमें इस बारे में डिटेल में बात हो सके कि किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और कुछ मेरे साथ आज बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, जिनमें से एक मेरे साथ डॉक्टर ताहिरा साहिबा मौजूद हैं, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं पीएचसी बारकस की। इसके अलावा सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट से मेरे साथ नसीर गयास साहब मौजूद हैं, जो कि उसके डायरेक्टर हैं, और वो मुझे बताएंगे कि मतलब इनकी फाउंडेशन जो है, इनका जो ट्रस्ट है, वो कैसे काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है और क्या करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे साथ करीम साहब मौजूद हैं, जो कि युगांतर से ताल्लुक़ रखते हैं। युगांतर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ पहले भी काम किया हुआ है। यूथ एट रिस्क एक हमने प्रोग्राम किया था, उस पर इन्होंने बहुत अच्छे से हमारे साथ मदद की थी, काम किया था। 1980 की है, काफ़ी पुरानी है। तो आप सभी का एक बार तो खैर मकदम करना चाहता हूँ हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए। तो सबसे पहले ताहिरा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हालात चल रहे हैं और जो एक डर का माहौल पैदा है, क्योंकि पहले तो ये था कि लोग कम आ रहे थे केसेस, अब धीरे धीरे दिन ब दिन इसकी गिनती बढ़ती जा रही है। तो किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए? हम सबको कैसा ख्याल रखना चाहिए? अभी आजकल केसेस ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हम लोग टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं। जी। आजकल हर गवर्नमेंट फैसिलिटी में, जो भी जहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है या फिर जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 80 PHCs में हम लोग डेली 60 to 100 का टारगेट होता है हमारा, और हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं। अगर किसी को भी पॉजिटिव आया तो हम लोग जल्द से जल्द उनको आइसोलेशन में रख सकते हैं, जल्द से जल्द उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स में हैं उन लोग सब प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से ले सकते हैं, जैसा हाइजीनिक रहना, मास्क सीधी तरीके से पहनना और हाथ धोना, बाहर का जितना हो सके अवॉइड करना, खाना या फिर गैदरिंग, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना। ऐसे पहले से उन लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या फिर अगर कुछ जल्दी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सीख कर सकते हैं, तो उनको सिम्टोमेटिक बेस पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने से पहले ही उनको रोक दिया जा रहा है। जी। सो वी आर टेकिंग ऑल द मेजर्स। अच्छा मैम, एक चीज़ और अभी आप बता रही थी, मेरे जहन में आई कि ये कहा जाता है कि मास्क, मतलब अक्सर ये बात आ जाती है सामने कि जो मास्क हम पहनते हैं वो उतना ज़्यादा मतलब ठीक नहीं है। N95 की बात थी कि वो एक अच्छा मास्क था, मगर शायद अब उसको बनाना बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में मास्क वाकई क्या हमारे लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो होते हैं बैक्टीरियाज जो होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, और आराम से मास्क में जो हम आजकल कपड़े के मास्क लगा के पहनते हैं, तो क्या वो वाकई गलत चीज़ है या सही बात है? सही है, वो एक हद तक सही है, बट लेकिन N95 हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम लोग प्रिकॉशनरी बेसिस पे क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते N95 मास्क, क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हैं। अगर सब लोग यूज करें वो मास्क, तो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है एक पर्सन से दूसरे पर्सन या फिर हवा में जाने से वो बच जाते हैं, तो आपसे, आपके अलावा आपके आजू बाजू वाले लोग भी उसकी वजह से सेफ रहते हैं। तो मास्क को कोई भी हो पहनना जरूरी है। और मैम, जैसे एक चीज़ और होती है कि अक्सर हम लोगों को, मतलब पहले कहा जाता था घर से बाहर ज़्यादा न निकलें, मगर अब अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद काम नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में किन चीज़ों का खास ख्याल रखते हुए घर से बाहर निकला जाए? आप मेक श्योर करें कि आप कोई बाहर की चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर हाथ भी लगा रहे हैं तो सैनिटाइज करते रहना हाथ को, या फिर कॉन्स्टेंट हैंड वॉश करते रहना है। और स्पेशली तो गैदरिंग्स अवॉइड करना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है उसमें। तो सोशल गैदरिंग जितना हो सके अवॉइड कीजिए आप अपना। बाकी तो मास्क वगैरह लगाना और हैंड वॉश करना मेन चीज़ है, आजकल तो सबको पता है वो। जी, उसका खास ख्याल रखें। बिल्कुल। हमारे साथ मुश्ताक साहब भी मौजूद हैं, जो कि एक हमारे पैनलिस्ट हैं और काफ़ी टाइम से हैदराबाद में काम कर रहे हैं, और उनसे जानना चाहूँगा कि सर, आप कुछ सवाल, कोई आपके जहन में अगर ऐसे सवाल हैं, क्योंकि आप ओल्ड सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इधर आते रहते हैं अक्सर, तो लोगों के लिए काम भी करते रहते हैं, तो आपकी नज़र में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ओल्ड सिटी में इस वक्त चल रही हैं और जिसकी वजह से हालात ख़राब होते जा रहे हैं? क्योंकि हैदराबाद के भी हालात आप जानते हैं कि अब बेहतर नहीं रहे। ओल्ड सिटी में एक तो बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनके जहनों में एक डर है। वो एंटीजन टेस्ट कराएंगे या जो भी टेस्टिंग जब करवाएंगे, पॉजिटिव आएगा तो उनको गांधी हॉस्पिटल में भेज देंगे। और दूसरी बात यह है कि गांधी हॉस्पिटल से जो केसेस जिनका फौत हुई हैं
उसके बारे में सोशल मीडिया पे काफी सारा बताया गया। लेकिन गांधी हॉस्पिटल से जो लोग क्यूर होके बाहर आए हैं उनके ताल्लुक से लोगों को पता नहीं है। तो एक किस्म का एक खौफ, एक डर पाया गया ओल्ड सिटी के लोगों में कि भाई अगर हम टेस्ट करवाएंगे और हमको पॉजिटिव आएगा तो हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। बल्कि ऐसे नहीं है, जहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक केसेस से घर में क्वारंटाइन हो सकते हैं। तो एक चीज उन लोगों को ये अवेयरनेस पैदा करने की काफी जरूरत है। दूसरी चीज ये है वुमेन तबका ये आ नहीं रहा है जी बाहर। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ओल्ड सिटी में जो लोग हैं ये लोग काफी ज्यादा घर में रहते हैं। ये जो जनाना तबका है काफी ज्यादा घर में रहता है, उनको विटामिन डी की डिफिशियंसी रहती है। तो इन लोग ज्यादा प्रोन है ये डिजीज के लिए। अगर वो निकल कर अगर टेस्टिंग करवाएंगे तो इंशाल्लाह जो है अगर मालूम होगा कि जो पॉजिटिव है तो उनको हम टाइम रहते हुए क्यूर कर सकते हैं। बिल्कुल ये दोनों चीजें मैं देखा हूँ कि ओल्ड सिटी में। बिल्कुल एक थोड़ा डर का माहौल तो है, आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैम एक चीज़ और है, डर की एक वजह और है, वो ये कि लोग अक्सर ये खबरों में आता रहता है कि जो लोग कोरोना से ग्रस्त थे और फिर बाद में वो ठीक हो गए, रिकवर हो गए, उसके बाद भी उनको या तो लंग्स की या तो जहनी तौर पे कुछ ना कुछ परेशानियां आई हैं या किडनी में कुछ परेशानी आई है। तो क्या ये हकीकत है या फिर ये फसाना है, मतलब खाली कही हुई बात है? क्या वाकई जो लोग क्योर हो रहे हैं उनको ये तकलीफें हो रही हैं? अगर उन लोग का वायरल रोल ज्यादा है, अगर उन लोग ट्रीटमेंट लेने में बहुत देरी कर दिए तो लंग्स को जो डैमेज होता है वो परमानेंट डैमेज होता। जी। सो जरूरी है कि आप पहले जल्द से जल्द मालूम करके अपने आप को उससे बचा लें। इन्फ्लेमेशन जो होता लंग में या फिर जो फाइब्रोसिस होता लंग में वो परमानेंट डैमेज रहता। उसके लिए आपको लाइफ लॉन्ग फिर प्रिकॉशंस लेते रहना पड़ता। लाइक आपको जुकाम से बचना पड़ता, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा जुकाम भी आपको फिर बीमारी पे डाल देता। उसके लिए अगर जल्दी ट्रीटमेंट सीख करे उसका तो आगे कॉम्प्लिकेशन से अगर बचा लिया उसको तो फिर आगे ऐसी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जी मैम, तो यानी कि पहली सीढ़ी है सबसे पहले टेस्ट कराना। तो हमारे साथ इस वक्त जो है सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट से जो है नसीर गया साहब मौजूद हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी पिछले दिनों सुन रहा था कि आप और युगांतर से जो हमारे भाई मौजूद हैं करीम साहब, लोग मिलके एक टेस्ट का एहतमाम कर रहे हैं, टेस्ट करवाए जा रहे हैं। तो कुछ हमें बताएंगे कि कैसे किया जा रहा है, क्या कहाँ हो रहा है, कुछ इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में बताएं अगर तो, ताकि जो हमारे सामाईन हैं अगर वो जाके कराना चाहें तो उनके लिए आसानी हो। देखिए, जैसे कि अभी आप समाप्त फरमा चुके हैं कि ओल्ड सिटी में एक पैनिक सिचुएशन था। जी जून और जुलाई में काफ़ी लोग डर रहे थे, खौफजदा थे, टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आ रहे थे। रैपिड टेस्टिंग का इजाफा हुआ तो लोगों में डर है, ये एक हकीकत है, लेकिन वो कम होता गया। जी लोग आगे आते गए, PHCs पर वगैरह टेस्टिंग होते रहे। जहाँ तक सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट का सवाल है, ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो नॉट ओनली इन एजुकेशन फील्ड बल्कि जो है कम्युनिटी की हेल्थ के लिए भी काम करता है, ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट के लिए ओल्ड सिटी में काम कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा है। तो हमारा काम मुख्तलिफ फील्ड्स में रहता है। लॉकडाउन में हम लोगों ने 1 लाख फैमिलीज को राशन दिया और 1 लाख फैमिलीज को जो है फीडिंग पैकेट्स दिए। और हमारा मकसद ये है कि ये डर पूरा ख़त्म हो जाए, लोग आएँ टेस्टिंग करवाएं, ख़वातीन आए टेस्टिंग करवाएं। और टेस्टिंग करवाने से ये होगा कि पता चल जाएगा कि कौन बीमार है कौन नहीं है, वो आइसोलेशन में चला जाएगा और ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग जो है कोरोना वायरस की वो रुक जाएगी। जी तो हमारे साथ करीम साहब मौजूद है। करीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहाँ पे आप, एक तो सबसे पहले युगांतर के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ में अगर हमें बताएं ताकि हमारे कॉलर्स जो लिसनर्स वगैरह हैं सब लोग आपको समझ पाएँ, पहचान पाएँ। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताएं कि कहाँ पर ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं ताकि लोग आसानी से पहुँच सकें। जी दरअसल जो है युगांतर एक जो है NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका क़याम जो है 1980 में हुआ था। और हमारा 2 जो है शहरों में हमारा काम होता है, एक हैदराबाद और एक बेंगलोर में। बेसिकली हम जो है जो ग्राउंड पे जो काम करते हैं इनके साथ, आवाम के साथ जो है हर मुश्किल में हर जगह हम जो है कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं। और पहले से हम लोग 1992 से जो है हम लोग ओल्ड सिटी में काम स्टार्ट किए। जब मैं नहीं था, मेरे ऑर्गेनाइजेशन वाले थे। 92 से जब जो है ओल्ड सिटी में काम स्टार्ट किया, उसके साथ बहुत ज़्यादा काम किए हैं ओल्ड सिटी में। कम्युनल वायलेंसेस में जब लोग मुतासिर होते थे जब काम किए। उसके बाद में हम यहाँ पे ओल्ड सिटी के अंदर जो है एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक
इदारा क़ायम किए थे जिसका नाम महिला सनतकार है, जो आज भी जो है याकूतपुरी में चल रहा है। तो वो एक है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेशन में काम करता है। इससे हटके हमारा जो मेन फोकस था वो था रिसर्च, सोशल इकोनॉमिकल रिसर्च करना और एडवोकेसी का काम करना। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, शशि कुमार साहब, डॉक्टर ललिता राजन, विठल राजन साहब और नवरोज कॉन्ट्रैक्टर, ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम किए। और अभी जो है हमारे पास करंट स्टेज में, जैसे कि आपके कोलैबोरेशन के साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया था यूथ एट रिस्क, यहाँ पे ओल्ड सिटी में बहुत ज़्यादा जो है क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है और उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूथ इन्वॉल्व है। तो उसको कम करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया था जिसका एक पॉजिटिव रिस्पांस भी आया कुछ दिन पहले। कमिश्नर साहब ने उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडोर्स किया कि वो साउथ जोन में कुछ काम चल रहा है, एक प्रैक्टिस चल रही है जिसके मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ लोगों की रॉडी शीट क्लोज कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ भी, और दूसरी चीज़ हमारा चल रहा है, एक साइट चल रहा है urti.in करके, जिसके अंदर कोई भी आकर के, कॉमन आदमी आकर के जो है अपने सवालात फ्रेम कर सकते हैं और हुकूमत को जवाबदार बना सकते हैं। तो बेसिकली हमारा काम ये है कि गवर्नमेंट को जवाबदार बनाए। तो इसके ये सेक्शन में डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के सेक्शन में भी हम जो है बहुत ज़्यादा काम किए। इससे हटके जो है तेलंगाना मूवमेंट जब चल रहा था तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम किया। गोडन साहब के साथ में बैकएंड आके हम बहुत ज़्यादा काम करते थे। तो अब जो ये कोविड का जो सिचुएशन आया है, ये कोविड के सिचुएशन में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि सबसे ज़्यादा वनरेबल जो हम लोग देख रहे थे वो ओल्ड सिटी के नज़र आ रहा था, क्योंकि टेस्टिंग के जो रिकॉर्ड्स आते थे, जो कुछ हमने देखा है कि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कम ओल्ड सिटी में हो रही है, लोगों में खौफ नज़र आ रहा है। और ये पूरा लॉकडाउन के दौरान में भी हमने देखा कि कुछ जो है वीडियोस जो वायरल हो रहे थे, हम ये सोचे कि ओल्ड सिटी में 3 सेंटर्स लेंगे हम पहले। बेसिकली चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी हमने उसको सिलेक्ट किया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्लम है, पॉकेट स्लम्स बहुत ज़्यादा है। तो हमने उसको सिलेक्ट किया और उसमें 3 जो है यूपीएससी हमने सेलेक्ट किए। एक किया बंडलागुड़ा, दूसरा किया चंद्रायन गुट्टा बारकस और तीसरा है बाबा नगर। ये 3 पीएचसीज में हम जो है गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ में, सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट और युगांतर दोनों मिलके गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में जो है हम जो है काम करेंगे। और हम ये काम को एक्सटेंड इस तरीके से करेंगे कि हर घर से हर घर से जो है टेस्टिंग हो और हर घर से ये पता चले कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। और कोरोना को इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से कोरोना मुक्त करने का एक हमने संकल्प लिया है। तो कोशिश हमारी रहेगी कि चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी कोरोना मुक्त हो। तो इसी को हम जो है अपने जहन में रखते हुए ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ मुश्ताक भाई शायद इसका और डिटेल में बताएंगे कि हम कैसे काम करेंगे और किस अंदाज में जो है ग्रासरूट लेवल पे हम स्ट्रांग होके काम करेंगे सालार मिल्लत फाउंडेशन के थ्रू। जी मुश्ताक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि जैसे कि ये आइडिया है और इस पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये कब से स्टार्ट हुआ है? मैंने सुना है कि मतलब जल्दी रिसेंटली स्टार्ट किया ये टेस्टिंग वाला, तो इसके क्या मतलब चल रहा है आजकल? क्या लोग आ रहे हैं टेस्ट कराने? क्या हालात हैं शहर के? मैंने आपको पहले ही सुनाया था कि लोग काफ़ी खौफज़दा है टेस्टिंग कराने के लिए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। हम यहाँ पर 3 पीएचसी जैसे आपको बताया गया है, हाशमाबाद, हाफिज बाबा नगर और बारकस, ये 3 पीएचसी और उसके अतराफ के जो लोकेलिटीज़ हैं उनमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जो है अवेयरनेस के लिए मोबाइल ऑटो सिस्टम भी लगाया है। और हमारी औरतें, वुमेन वॉलंटियर्स हैं और हमारे सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट से जो हमारी वॉलंटियर्स आई हैं, वुमेन वॉलंटियर्स, वो लोग जाके मोहल्लों में जाकर औरतों से बात करके उन लोगों को एजुकेट करा रहे हैं कि देखिए ये जो एक मिथ है, खौफ का मिथ है, इसको हम मिटाना है। और उन लोग को टेस्टिंग जब कराएंगे तो तभी मालूम पड़ेगा कि आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट देना है और वक्त रहते हम उनका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वरना होगा यूं कि जब आप कोरोना से अफेक्ट हो जाएंगे, एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा और अचानक एक दिन आपके सिम्टम्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि तो आपको मेडिकेशन देना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम
औरतों को बता रहे हैं, वुमेन वॉलंटियर्स, और हमारे मेल वॉलंटियर्स भी ग्रुप्स में और चौराहे पे मिलकर, लोगों से मसाजिदों में मिलकर, और खुसूसी तौर पे सारे रिलीजियस प्लेसेस पे हमने एक नोट भी तैयार किया हुआ है। तो जुमे के दिन मस्जिदों में हम बोल रहे हैं, लोगों को एजुकेट करवा रहे हैं, और दूसरे दिनों में दूसरे इबादत गांवों में हमने वहाँ के भी लोगों को हमने दिया है, ताकि वो लोग भी हर जगह से ऐसा हमने पॉकेट नहीं छोड़ा कि यहाँ पर हम नहीं कर पाए बोलकर, हर पॉकेट हमने कवर किया। और बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें, सबसे इम्पोर्टेंट, और उनको टेस्टिंग के लिए हम लेकर आए पीएचसी। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हुई उतना ज़्यादा फायदा पहुंचेगा उन्हीं लोगों को, क्योंकि इलाज में जल्दी होगी। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा ये बात आपने जो बताई, ये बात जान के। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक पे चलते हैं, लौट के आता हूँ, करता हूँ ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो चारमीनार 107.8 FM, दिल से हैदराबादी। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे तलहा, और आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही ख़ास शो, जिसमें हम आज एक पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, पैनलिस्ट बहुत सारे मौजूद हैं। मुश्ताक साहब हैं, इसके अलावा करीम साहब हैं, गयास साहब हैं, नसीर गयास साहब, और ताहिरा मैम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम लोग सवाल जवाब कर रहे थे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, मैं जो ब्रेक पे जाने से पहले ताहिरा मैम से पूछना चाहता था, वो ये कि मैम, होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, होम क्वारंटाइन का मतलब मकसद क्या है, क्यों किया जाता है, क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा अगर बताएं तो। होम क्वारंटाइन हम लोग ऐसे पॉपुलेशन को कर रहे हैं जिसके माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है, जिसको हॉस्पिटलाइज अभी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली 14 डेज का पीरियड होता। ये 14 डेज हम लोग आइसोलेट करते हैं, क्योंकि वायरल रेप्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड WHO से ऐसे गाइडलाइंस है कि 14 डेज के बाद, स्पेशली 12 डेज के बाद में बॉडी अपने आप से वायरस को रिमूव करना शुरू कर देता। तो ये क्रूशियल पीरियड रहता, और ये इन्फेक्टिव पीरियड भी रहता, जिससे आपसे किसी और को भी कंटामिनेट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्वारंटाइन होने के मतलब से ये है कि आप अपने आप को एक रूम में आइसोलेट कर लें, जो भी फैमिली मेम्बर्स है उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें जी। ऐसे ये पीरियड में अगर कोई आपको सिम्टम्स है, तो आप आपके जो भी डॉक्टर है उनसे कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहिए। हम लोग के पास गवर्नमेंट डॉक्टर्स का कांटेक्ट ऑलमोस्ट हर पेशेंट के पास होता। अगर कुछ भी उन लोग को प्रॉब्लम है तो हम लोग को कॉल करते हैं, एंड हम लोग उनको दवाई पहुंचा देते हैं। क्यों, हमारे जो ANMs होते, MPH मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स होते, उनके थ्रू हम लोग उनको मेडिसिन भेज देते। कुछ लोग ऐसे होते, उन लोग को कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन इम्यून सिस्टम उनका वीक होता। जी। तो ये पीरियड में आपको ऐसे ग़िज़ा लेनी चाहिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा मतलब स्ट्रांग होना। जी। हल्दी का आजकल ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रहते हैं हल्दी में। हल्दी दूध या फिर हल्दी का पानी वगैरह लिया जा रहा है। अगर कोई डायबिटीज़ है किसी को, या फिर हाइपरटेंशन है, या फिर ऐसे कोई मेडिसिन ले रहे जिससे उनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा, ऐसे लोग खास ख्याल रखना कि क्वारंटाइन पीरियड में उन लोग अपना जो शुगर लेवल्स है या फिर BP लेवल्स है वो कंट्रोल में रखें। जी। उसके साथ हम लोग विटामिन C टैबलेट्स, जिंक टैबलेट्स जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता, वैसे टैबलेट्स लेने का हम लोग एडवाइस देते अभी। बिल्कुल मैम। और अच्छा, कुछ ऐसा खाना, जैसे कि आप न्यूट्रिशन फूड की बात हुई, तो उसमें क्या क्या ग़िज़ा में लेना चाहिए, किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए ताकि थोड़ा सा इम्यूनिटी और अच्छी बनी रह सके? वार्म फूड्स जो होते, जैसे हो गया अंडा, ऐसे फूड्स लेना जिससे कोल्ड आपको ज़्यादा कैच नहीं कर सके। और लोगों में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा आजकल, क्योंकि ये लंग्स पे अफेक्ट कर रहा। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग ज्यादातर फ्रूट्स कंसीडर करते हैं, जैसे अनार हो गया। विटामिन C के लिए हम लोग संतरा वगैरह ले सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स एडवाइस किए जाते हैं उन लोगों को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल है, नसीर गयास साहब, जैसे कि एजुकेशनल ट्रस्ट आप उसके डायरेक्टर हैं, जो हमारा सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट है, तो एजुकेशन पे थोड़ी सी मैं आपसे सवाल जवाब करना चाहूँगा। आपसे जानना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि बिना डिग्री वाले स्टूडेंट्स को, या फिर जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको बिना एग्ज़ाम के आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये फ़ैसला कैसा है? और हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला और सभी को मानना है, सारी चीज़ें हैं, तो क्या जैसे इस हालात में जब बच्चों को घर से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, डर लग रहा है सब पेरेंट्स को, तो क्या एग्ज़ाम करा पाना मुमकिन है आपके हिसाब से?
नहीं, देखिए सबसे इसमें अहम चीज़ ये है कि अफसोस की बात ये है कि एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो डिसीजन लेना चाहिए था, एक पॉलिसी डिसीजन, उसको बहुत पहले लेना चाहिए था। जी जी जी। लेकिन मामला अब चूंकि अदालत में गया, अदालत ने फैसला लिया। देखिए फाइनल एग्जाम्स तो करवाना ही पड़ेगा। इसके लिए आप पॉलिसी चेंजेस कर सकते थे, आप ऑनलाइन एग्जाम्स जो है करवा सकते थे, काफ़ी सारी जो है इनकलाबी तब्दीलियां लाकर आप जो है रिलैक्सेशन, पैंडेमिक में एक रिलैक्सेशन स्टूडेंट कम्युनिटी को दे सकते थे। लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और हुकूमत एडेमेंट है। जीई का भी आप देख रहे हैं, नीट पे करवाने पे भी है। आप देखिए, एक तरफ तो कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को कोविड हो रहा है, यूनियन मिनिस्टर्स को कोविड हो रहा है, और हमारे होम मिनिस्टर को कोविड हुआ और वो पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए एम्स में थे। अब पता चला कि वो डिस्चार्ज होने वाले हैं। जब इतने बड़े लीडर्स का प्रिकॉशंस नहीं ले सक रहे, हालांकि ये लोगों ने कई तरह के प्रिकॉशंस लिए हैं, इसके बावजूद इन्हें कोविड हुआ है। हो गया। तो स्टूडेंट्स का, कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर जी नीट या फिर एग्जाम्स ये होंगे, अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ नहीं होंगे, तो ये स्टूडेंट्स कैन बी वायरस कैरियर, और ये वायरस कैरियर से जो है काफी वायरस और स्प्रेड होगा कम्युनिटी में। तो बेटर हुकूमत को चाहिए कि आइदर दे शुड कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स और इट शुड पोस्टपोन। ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक होगा, प्रिकॉशंस नहीं करेंगे, एग्जाम्स करवाएंगे, एडेमेंट रहेंगे। आपको पॉलिसी चेंजेस के लिए जो है इनकलाबी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। और रहा सवाल छोटे स्कूल्स का, तो दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि स्कूल्स के मामले में जो सॉफ्ट अप्रोचेस है गवर्नमेंट का, प्रमोट किया गया, हमारे पास भी प्रमोट किया गया। लेकिन कोई अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, स्टूडेंट्स जो 6 माह से तकरीबन 6 मंथ से जो घर में हैं, लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के पीरियड में और लॉकडाउन के बाद जो घरों में हैं, उन पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, हेल्थ इफेक्ट्स जो ये घर में रहने से, और उनका लर्निंग कैपेबिलिटीज पे जो इफेक्ट्स हो रहे हैं, या फिर उनकी मेमोरी पे जो लर्नड मेमोरी पे जो उनका असर हो रहा है, इन चीज़ों पे तो कोई बात नहीं कर रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स तो इन चीज़ों पे हो रहा है। वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, वो कैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि एटलीस्ट वंस इन ए वीक जो है पार्क्स खोलें, स्टूडेंट्स को अलाउ करें, एटलीस्ट वो बाहर जाएं, वो प्रिकॉशंस के साथ जाएं। अब सारा दिन घर में रहेंगे, महीनों घर में रहेंगे, तो उनकी साइकोलॉजी पर भी असर होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि सर अभी बात कर रहे थे और इन्होंने बताया कि कैसे स्टूडेंट्स के साथ जो चीज़ें पेश आ रही हैं, तो मतलब आपकी नज़र में क्या ओल्ड सिटी में चीज़ें आम देखने को मिल रही हैं? क्या ये हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ? क्या उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन जैसा माहौल पैदा हो रहा है? देखिए, ये पैंडेमिक का एक ऐसा जहन में सब लोगों के डाल दिया गया है कि बच्चों को बाहर नहीं जाना है, बड़ों को बाहर नहीं जाना है। तो हो क्यों रहा है कि लोग घर में रह रहे हैं, बच्चे घर में रह रहे हैं, दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू आईपैड, फोन्स, ये सारी चीज़ों से। हाँ, और इनसे ये क्या हो रहा है, उनके फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो रहे हैं। जी, जिसकी वजह से काफ़ी असर हो रहा पढ़ाई पे भी और घर के हालात पे भी। और घर के बड़े लोग, मैं जितने भी हम लोग अवेयरनेस कैंप्स करे तो उसमें मालूम ये पड़ा है कि घर के बड़े लोग घर में रहते रहते सफोकेशन में उनका एक सिम्टम्स तैयार हो रहे हैं। इनकी बाहर जब निकल रही हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो दे हैव डेवलप्ड समथिंग कॉल्ड एक ऑब्नॉक्शियस सिम्टम्स तैयार हो रहे हैं। उसकी वजह से भी वो लोग की तबीयत खराब हो रही है। ये थोड़ी चीज़ें देखी गई हैं। जी। अच्छा, तो ऐसे में मतलब किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बच्चों को? आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्योंकि आप काफ़ी टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, तो कैसे चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके? देखिए, ये सारी चीज़ों की जड़ यही है कि आप पहले अपना टेस्ट करवाएं। अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके लोकेलिटी में हम देख सकेंगे कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, और उनको जब हम क्यूर करेंगे तो इस तरीके से हम इसको सैचुरेट करके ला सकते हैं, मुख्तसर कर सकते हैं। जी। अगर हम ये सारी चीज़ों, जैसे कि ये बच्चों के एजुकेशन का मामला हो, बड़ों के तबीयत का मामला हो, ये सारी चीज़ों को हम टैकल जब भी कर पाएंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करवाएंगे। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतना ज़्यादा हमको मालूम पड़ेगा और उतना ज़्यादा हम
कोर एरियाज में कंसंट्रेट करके उसको दबाने की कोशिश कर सकते हैं इस वायरस को, और जब ये वायरस जो है सो कम होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ खुल जाएंगे। तो ये सारी परेशानियों का हल यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करवाएं, टेस्ट करवा के अपने आप को सही साबित करने के भाई हाँ ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, आप बता रहे थे भी कि ऑनलाइन की बात चल रही थी, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने चाहिए, तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रही है वो आपके हिसाब से ऑथेंटिक है, वो सही तरीका है एक बच्चों को एजुकेट करने का आपकी नज़र में? नहीं, इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो डिजिटल लिटरेसी का मामला है। जी। आपको पता करना पड़ेगा कि क्या कितना डिजिटल लिटरेसी का रेट है। और जहाँ तक मैं आपको बता रहा था कि ऑनलाइन एग्जाम्स उनका कंडक्ट करना चाहिए जो फाइनल्स में है। भाई आप यही आपके सिलेबस को इसके ऑनलाइन आप पर्चे बनाना चाहिए था आपको। जी। ऑनलाइन आप उनको अगर जो है कीवर्ड्स देते, वो कीवर्ड्स वो पासवर्ड के जरिए वो अपना वो लेते, ऑनलाइन टाइप करते, आंसर देते आपको। और प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तो आपको करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। थ्योरेटिकल पूरे उनके पेपर्स ऑनलाइन आप करवा सकते थे। रहा सवाल छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये देखिए इंडिया जैसे मुल्क में जहाँ पे 10 करोड़ बच्चे मिड डे मील जिन्हें जो है सिर्फ मिड डे मील के लिए जो है स्कूल जाते हैं, जी। तालीम के लिए उनका ज्यादा फोकस नहीं रहता, वो इसलिए फोकस रहता है कि वन टाइम मील उन्हें स्कूल में मिलेगा। जी। तो ऐसे मुल्क में जिन्हें वन टाइम मील अवेलेबल नहीं है लड़कों को, बच्चों को, वहाँ पे वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट कर सकेंगे? कितने लोगों के पास व्हाट्सएप है, कितने लोगों के पास जो है वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटीज हैं, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है जो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं? जी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप शहरी इलाकों में कुछ हद तक कर सकेंगे। इवन मैं आपको ये बताऊंगा कि अर्बन एरियाज में भी ऐसे स्लम्स हैं जहां पर डिजिटल लिटरेसी जो है नॉट ओनली 20%, 25%। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। अब इनको प्रमोट कर दिया गया है। नेक्स्ट ईयर ही ये ऑनलाइन क्लासेस इस साल इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करना ठीक नहीं है। आप पैंडेमिक पे फोकस करें, पैंडेमिक को जल्द से जल्द ख़त्म करें, रैपिड टेस्टिंग करें, टेस्टिंग को ग्रो करें। टेस्टिंग में तेज़ी करने के मामले में गवर्नमेंट ने भी ताख़ीर की, और मरकज़ी हुकूमत की नाकामियों का नतीजा है कि ये पैंडेमिक के जो मल्टी इफ़ेक्ट्स हैं वो सोसाइटी, कम्युनिटी और स्टूडेंट कम्युनिटी पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हुए हैं। जी। अब जीई और नीट की तैयारी के लिए आप बताइए, महीनों सालों तैयारी की जाती है। अब आप 6 महीने उसमें डिले कर दिया आपने। अब यहाँ आप फिर उनको टाइम नहीं दिया स्टूडेंट्स को। अगर आप पहले ऐलान करते और कहते कि दिसंबर के महीने में हम करवाएंगे, तो स्टूडेंट्स एटलीस्ट दे विल गेट 2 मंथ टू प्रिपेयर। अब उनको टाइम भी नहीं मिलेगा प्रिपरेशन का, और आप करवाएंगे ऐसे पैनिक के सिचुएशन में, प्रिकॉशंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग को पॉसिबल बनाते हुए आप करवाएंगे या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी? इन सब चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है और सोचने समझने की ज़रूरत है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा कि करीम साहब, मुझे ये बताएं कि जो हालात हैं उसमें आपने क्या क्या काम किया, मतलब आपको क्या लगता है कि और क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, कैसे अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है जैसा कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर हमने बहुत ज़्यादा जो है फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे, बहुत सारे NGOs और एक्टिविस्ट आगे आके कर रहे थे। तो हमने वो भी काम किया। उसके बाद में सबसे ज़्यादा काम हमने जो किया है, ये पेंडेमिक और कोरोना वायरस का जो कंप्लीट पेंडेमिक था, वो एडवोकेसी का काम था। क्योंकि बहुत सारे लोग ग्राउंड पे आ रहे थे, काम कर रहे थे, पब्लिक के बीच में काम कर रहे थे, लेकिन एडवोकेसी बहुत सारे इश्यूज़ को लेके एडवोकेसी का काम हमने किया है। बहुत सारे इश्यूज़ को हमने गवर्नमेंट की नॉलेज में लेके आया है। एक PHC पे क्या इश्यूज़ होते हैं, एक एरिया हॉस्पिटल में क्या इश्यूज़ है, वहाँ किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की जो है कट ऑफ करके कहाँ पे उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इससे हट के हमने जो है लोकल जो यूथ है यहाँ के ओल्ड सिटी के यूथ को हमने गैदर किया और उनको मोटिवेट किया कि आप लोग सोशल सर्विस में जितना हो सका आप ताउन करते चले जाइए। यह मत देखिए कि आपके पास उतनी ताकत है या नहीं है। एक 4 का भी अगर ग्रुप बनेगा और वो कुछ ना कुछ अगर कम्युनिटी के लिए करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। और बहुत सारे यूथ को इंकरेज किया कि ये जो कोविड से जो जिसकी मौत हो रही है, तो बहुत सारे हम लोग करीब से देखे कि उनके रिलेटिव्स उस डेथ में फर्नल में
शरीक नहीं हो पा रहे थे। तो हमने उनको मोटिवेट करके कहा कि भाई कुछ नहीं होगा, आप पूरे इक्विपमेंट के साथ, पीपीई किट्स के साथ आप जो है एटलीस्ट उनके जनाजे की नमाज तो पढ़िए, कम से कम। क्योंकि जनाजे की, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मेरे खुद रिलेटिव्स में एक ही वीक में बैक टू बैक 2 मेरे जो है कज़न सिस्टर्स का डेथ हो गया। तो हम गए, तो हमारे अलावा मैंने समझता कुछ ज़्यादा लोग वहाँ पर थे। तो जनाजे की नमाज के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, मौल साहब को पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था। तो वो सारी चीज़ों को देख के हमने ग्रास रूट लेवल पे ये काम किया कि जितने यूथ से हम कांटेक्ट कर सकते थे, हमारे जो भी कांटेक्ट में यूथ थे उनको बताया कि आप जाइए, आप जा कर के कम से कम उनको जो है, जो उनका रिलीजियस फेथ है, चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू हो, उनको रिलीजियस फेथ के हिसाब से उनका लास्ट राइट्स कंप्लीट करने के लिए हमने उनको मोटिवेट किया है। दोस्तों, अभी करीम साहब ने एक बहुत ही ख़ास बात बताई और एक बहुत ही अलग सवाल है, एक बहुत ही अजीब किस्म का सवाल है जो मेरे पास जहन में एकदम से आया, क्योंकि अक्सर कॉलर से बात होती रहती है। वो सवाल ज़रूर मुश्ताक साहब से लूँगा, मगर फ़िलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे चलते हैं, लौट के आता हूँ, करता हूँ ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो चारमीनार 107.8 FM, दिल से हैदराबादी। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे तलहा और आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही ख़ास शो जिसमें हम आज एक पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, पैनलिस्ट बहुत सारे मौजूद हैं। मुश्ताक साहब हैं, इसके अलावा करीम साहब हैं, गयास साहब हैं, नसीर गयास साहब और ताहिरा मैम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम लोग सवाल जवाब कर रहे थे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, मैं जो ब्रेक पे जाने से पहले ताहिरा मैम से पूछना चाहता था, वो ये कि मैम होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, होम क्वारंटाइन का मतलब मकसद क्या है, क्यों किया जाता है, क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा अगर बताएं तो। होम क्वारंटाइन हम लोग ऐसे पॉपुलेशन को कर रहे हैं जिसके माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है, जिसको हॉस्पिटलाइज अभी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली 14 डेज का पीरियड होता। ये 14 डेज हम लोग आइसोलेट करते हैं क्योंकि वायरल रेप्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड WHO से ऐसे गाइडलाइंस है कि 14 डेज के बाद, स्पेशली 12 डेज के बाद में बॉडी अपने आप से वायरस को रिमूव करना शुरू कर देता। तो ये क्रूशियल पीरियड रहता और ये इन्फेक्टिव पीरियड भी रहता, जिससे आपसे किसी और को भी कंटामिनेट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्वारंटाइन होने के मतलब से ये है कि आप अपने आप को एक रूम में आइसोलेट कर लें, जो भी फैमिली मेम्बर्स है उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लें जी। ऐसे ये पीरियड में अगर कोई आपको सिम्टम्स है तो आप आपके जो भी डॉक्टर है उनसे कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहिए। हम लोग के पास गवर्नमेंट डॉक्टर्स का कांटेक्ट ऑलमोस्ट हर पेशेंट के पास होता। अगर कुछ भी उन लोग को प्रॉब्लम है तो हम लोग को कॉल करते हैं एंड हम लोग उनको दवाई पहुंचा देते हैं। क्यों, हमारे जो ANMs होते, MPH मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स होते, उनके थ्रू हम लोग उनको मेडिसिन भेज देते। कुछ लोग ऐसे होते, उन लोग को कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते लेकिन इम्यून सिस्टम उनका वीक होता जी। तो ये पीरियड में आपको ऐसे ग़िज़ा लेनी चाहिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा मतलब स्ट्रांग होना। हल्दी का आजकल ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रहते हैं हल्दी में। हल्दी दूध या फिर हल्दी का पानी वगैरह लिया जा रहा है। अगर कोई डायबिटीज़ है किसी को या फिर हाइपरटेंशन है या फिर ऐसे कोई मेडिसिन ले रहे जिससे उनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा, ऐसे लोग ख़ास ख्याल रखना कि क्वारंटाइन पीरियड में उन लोग अपना जो शुगर लेवल्स है या फिर BP लेवल्स है वो कंट्रोल में रखें जी। उसके साथ हम लोग विटामिन C टैबलेट्स, जिंक टैबलेट्स जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता, वैसे टैबलेट्स लेने का हम लोग एडवाइस देते अभी। बिल्कुल मैम। और अच्छा, कुछ ऐसा खाना जैसे कि आप न्यूट्रिशन फूड की बात हुई, तो उसमें क्या क्या ग़िज़ा में लेना चाहिए, किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए ताकि थोड़ा सा इम्यूनिटी और अच्छी बनी रह सके? वार्म फूड्स जो होते जैसे हो गया अंडा, ऐसे फूड्स लेना जिससे कोल्ड आपको ज़्यादा कैच नहीं कर सके। और लोगों में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा आजकल क्योंकि ये लंग्स पे अफेक्ट कर रहा। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग ज़्यादातर फ्रूट्स कंसिडर करते हैं, जैसे अनार हो गया। विटामिन C के लिए हम लोग संतरा वगैरह ले सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स एडवाइस किए जाते हैं उन लोगों को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा सर, मेरा आपसे ये सवाल है, नसीर गयास साहब, जैसे कि एजुकेशनल ट्रस्ट आप उसके डायरेक्टर हैं, जो हमारा सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट है, तो एजुकेशन पे थोड़ी सी मैं आपसे सवाल जवाब करना चाहूँगा। आपसे जानना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि बिना डिग्री वाले स्टूडेंट्स को या फिर जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको बिना एग्ज़ाम के आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये फ़ैसला कैसा है? और हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला और सभी को मानना है, सारी चीज़ें हैं,
तो क्या जैसे इस हालात में जब बच्चों को घर से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, डर लग रहा है सब पेरेंट्स को, तो क्या एग्ज़ाम करा पाना मुमकिन है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए सबसे इसमें अहम चीज़ ये है कि अफसोस की बात ये है कि एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो डिसीजन लेना चाहिए था, एक पॉलिसी डिसीजन, उसको बहुत पहले लेना चाहिए था। जी जी जी। लेकिन मामला अब चूंकि अदालत में गया, अदालत ने ये फैसला लिया। देखिए फाइनल एग्जाम्स तो करवाना ही पड़ेगा। इसके लिए आप पॉलिसी चेंजेस कर सकते थे, आप ऑनलाइन एग्जाम्स जो है करवा सकते थे, काफ़ी सारी जो है इनकलाबी तब्दीलियां लाकर आप जो है रिलैक्सेशन, पैंडेमिक में एक रिलैक्सेशन स्टूडेंट कम्युनिटी को दे सकते थे। लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और हुकूमत एडमेंट है। जीई का भी आप देख रहे हैं, नीट पे करवाने पे भी है। आप देखिए, एक तरफ तो कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को कोविड हो रहा है, यूनियन मिनिस्टर्स को कोविड हो रहा है, और हमारे होम मिनिस्टर को कोविड हुआ और वो पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए एम्स में थे। अब पता चला कि वो डिस्चार्ज होने वाले हैं। जब इतने बड़े लीडर्स का प्रिकॉशंस नहीं ले सक रहे, हालांकि ये लोगों ने कई तरह के प्रिकॉशंस लिए हैं, इसके बावजूद इन्हें कोविड हुआ है, हो गया। तो स्टूडेंट्स का, कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर जी नीट या फिर एग्जाम्स ये होंगे, अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ नहीं होंगे, तो ये स्टूडेंट्स कैन बी वायरस कैरियर, और ये वायरस कैरियर से जो है काफी वायरस और स्प्रेड होगा कम्युनिटी में। तो बेटर हुकूमत को चाहिए कि आइदर दे शुड कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स और इट शुड पोस्टपोन। ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक होगा, प्रिकॉशंस नहीं करेंगे, एग्जाम्स करवाएंगे, एडमेंट रहेंगे। आपको पॉलिसी चेंजेस के लिए जो है इनकलाबी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। और रहा सवाल छोटे स्कूल्स का, तो दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि स्कूल्स के मामले में जो सॉफ्ट अप्रोचेस है गवर्नमेंट का, प्रमोट किया गया, हमारे पास भी प्रमोट किया गया। लेकिन कोई अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, स्टूडेंट्स जो 6 माह से तकरीबन 6 मंथ से जो घर में हैं, लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के पीरियड में और लॉकडाउन के बाद जो घरों में हैं, उन पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, हेल्थ इफेक्ट्स, जो ये घर में रहने से, और उनका लर्निंग कैपेबिलिटीज पे जो इफेक्ट्स हो रहे हैं, या फिर उनकी मेमोरी पे, जो लर्नड मेमोरी पे जो उनका असर हो रहा है, इन चीज़ों पे तो कोई बात नहीं कर रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स तो इन चीज़ों पे हो रहा है। वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, वो कैद व बंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि एटलीस्ट वंस इन ए वीक जो है पार्क्स खोलें, स्टूडेंट्स को अलाउ करें, एटलीस्ट वो बाहर जाएं, वो प्रिकॉशंस के साथ जाएं। अब सारा दिन घर में रहेंगे, महीनों घर में रहेंगे, तो उनकी साइकोलॉजी पर भी असर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि सर अभी बात कर रहे थे और इन्होंने बताया कि कैसे स्टूडेंट्स के साथ जो चीज़ें पेश आ रही हैं, तो मतलब आपकी नज़र में क्या ओल्ड सिटी में चीज़ें आम देखने को मिल रही हैं? क्या ये हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ? क्या उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन जैसा माहौल पैदा हो रहा है? देखिए, ये पैंडेमिक का एक ऐसा जहन में सब लोगों के डाल दिया गया है कि बच्चों को बाहर नहीं जाना है, बड़ों को बाहर नहीं जाना है। तो हो क्यों रहा है कि लोग घर में रह रहे हैं, बच्चे घर में रह रहे हैं, दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू आईपैड, फोन्स, ये सारी चीज़ों से। हाँ, और इनसे ये क्या हो रहा है, उनके फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी असर हो रहा पढ़ाई पे भी और घर के हालात पे भी। और घर के बड़े लोग में जितने भी हम लोग अवेयरनेस कैंप्स करें, तो उसमें मालूम ये पड़ा कि घर के बड़े लोग घर में रहते रहते सफोकेशन में उनका एक सिम्टम्स तैयार हो रहे हैं। क्योंकि बाहर जब निकल रही हैं, बाहर बात नहीं कर रहे हैं, तो दे हैव डेवलप्ड समथिंग कॉल्ड एक ऑब्नॉक्शियस सिम्टम्स तैयार हो रहे हैं। उसकी वजह से भी वो लोग की तबीयत खराब हो रही है। ये थोड़ी चीज़ें देखी गई हैं। जी। अच्छा, तो ऐसे में मतलब किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए बच्चों को? आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्योंकि आप काफ़ी टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, तो कैसे चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके? देखिए, ये सारी चीज़ों की जड़ यही है कि आप पहले अपना टेस्ट करवाएं। अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके लोकेलिटी में हम देख सकेंगे कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, और उनको जब हम क्यूर करेंगे तो इस तरीके से हम इसको सैचुरेट करके ला सकते हैं।
मुख्तसर कर सकते हैं। जी जी। अगर हम ये सारी चीज़ों, जैसे कि ये बच्चों के एजुकेशन का मामला हो, बड़ों के तबीयत का मामला हो, ये सारी चीज़ों को हम टैकल जब भी कर पाएंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करवाएंगे। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतना ज़्यादा हमको मालूम पड़ेगा और उतना ज़्यादा हम कोर एरियाज में कंसंट्रेट करके उसको दबाने की कोशिश कर सकते हैं इस वायरस को। और जब ये वायरस जो है सो कम होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ खुल जाएंगे। तो ये सारी परेशानियों का हल यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करवाएं, टेस्ट करवा के अपने आप को सही साबित करने के भाई हाँ ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, आप बता रहे थे भी कि ऑनलाइन की बात चल रही थी, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने चाहिए, तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रही है वो आपके हिसाब से ऑथेंटिक है, वो सही तरीका है एक बच्चों को एजुकेट करने का आपकी नज़र में? नहीं, इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो डिजिटल लिटरेसी का मामला है। जी जी। आपको पता करना पड़ेगा कि कितना डिजिटल लिटरेसी का रेट है। और जहाँ तक मैं आपको बता रहा था कि ऑनलाइन एग्जाम्स उनका कंडक्ट करना चाहिए जो फाइनल्स में है। भाई आप यही आपके सिलेबस को इसके ऑनलाइन आप पर्चे बनाना चाहिए था आपको। जी जी जी। ऑनलाइन आप उनको अगर जो है कीवर्ड्स देते, वो कीवर्ड्स वो पासवर्ड के जरिए वो अपना वो लेते, ऑनलाइन टाइप करते, आंसर देते आपको। और प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तो आपको करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। थ्योरेटिकल पूरे उनके पेपर्स ऑनलाइन आप करवा सकते थे। रहा सवाल छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये देखिए इंडिया जैसे मुल्क में जहाँ पे 10 करोड़ बच्चे मिड डे मील जिन्हें जो है सिर्फ मिड डे मील के लिए जो है स्कूल जाते हैं, जी जी जी। तालीम के लिए उनका ज्यादा फोकस नहीं रहता। वो इसलिए फोकस रहता है कि वन टाइम मील उन्हें स्कूल में मिलेगा। जी जी जी। तो ऐसे मुल्क में जिन्हें वन टाइम मील अवेलेबल नहीं है लड़कों को, बच्चों को, वहाँ पे वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट कर सकेंगे? कितने लोगों के पास व्हाट्सएप है, कितने लोगों के पास जो है वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटीज हैं, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है जो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं? जी जी जी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप शहरी इलाकों में कुछ हद तक कर सकेंगे। इवन मैं आपको ये बताऊंगा कि अर्बन एरियाज में भी ऐसे स्लम्स हैं जहाँ पर डिजिटल लिटरेसी जो है नॉट ओनली 20%, 25%। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। अब इनको प्रमोट कर दिया गया है। नेक्स्ट ईयर ही ये ऑनलाइन क्लासेस इस साल का इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करना ठीक नहीं है। आप पैंडेमिक पे फोकस करें, पैंडेमिक को जल्द से जल्द ख़त्म करें, रैपिड टेस्टिंग करें, टेस्टिंग को ग्रो करें। टेस्टिंग में तेज़ी करने के मामले में गवर्नमेंट ने भी ताख़ीर की। और मरकज़ी हुकूमत की नाकामियों का नतीजा है कि ये पैंडेमिक के जो मल्टी इफ़ेक्ट्स हैं वो सोसाइटी, कम्युनिटी और स्टूडेंट कम्युनिटी पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हुए हैं। जी जी। अब जीई और नीट की तैयारी के लिए आप बताइए, महीनों सालों तैयारी की जाती है। अब आप 6 महीने उसमें डिले कर दिया आपने। अब यहाँ आप फिर उनको टाइम नहीं दिया स्टूडेंट्स को। अगर आप पहले ऐलान करते और कहते कि दिसंबर के महीने में हम करवाएंगे तो स्टूडेंट्स एटलीस्ट दे विल गेट 2 मंथ टू प्रिपेयर। अब उनको टाइम भी नहीं मिलेगा प्रिपरेशन का और आप करवाएंगे ऐसे पैनिक के सिचुएशन में, प्रिकॉशंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग को पॉसिबल बनाते हुए आप करवाएंगे या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी? इन सब चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है और सोचने समझने की ज़रूरत है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा कि करीम साहब मुझे ये बताएं कि जो हालात हैं उसमें आपने क्या क्या काम किया, मतलब आपको क्या लगता है कि और क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, कैसे अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है जैसा कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर हमने बहुत ज़्यादा जो है फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे, बहुत सारे NGOs और एक्टिविस्ट आगे आके कर रहे थे। तो हमने वो भी काम किया। उसके बाद में सबसे ज़्यादा काम हमने जो किया है, ये पेंडेमिक और कोरोना वायरस का जो कंप्लीट पेंडेमिक था, वो एडवोकेसी का काम था। क्योंकि बहुत सारे लोग ग्राउंड पे आ रहे थे, काम कर रहे थे, पब्लिक के बीच में काम कर रहे थे, लेकिन एडवोकेसी बहुत सारे इश्यूज़ को लेके एडवोकेसी का काम हमने किया है। बहुत सारे इश्यूज़ को हमने गवर्नमेंट की नॉलेज में लेके आया है। एक PHC पे क्या इश्यूज़ होते हैं, एक एरिया हॉस्पिटल में क्या इश्यूज़ है, वहाँ किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की जो है कट ऑफ करके कहाँ पे उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे हट के हमने जो है लोकल जो यूथ है यहाँ के ओल्ड सिटी के यूथ को हमने गैदर किया और उनको मोटिवेट किया कि आप लोग सोशल सर्विस में जितना हो सका आप ताउन करते चले जाइए। ये मत देखिए कि आपके पास उतनी ताकत है या नहीं है। एक 4 का भी अगर ग्रुप बनेगा और वो कुछ ना कुछ अगर कम्युनिटी के लिए करेंगे तो बहुत ज़्यादा
इफ़ेक्टिव रहेगा। और बहुत सारे यूथ को इंकरेज किया कि ये जो कोविड से जो जिसकी मौत हो रही है, तो बहुत सारे हम लोग करीब से देखे कि उनके रिलेटिव्स उस डेथ में फर्नल में शरीक नहीं हो पा रहे थे। तो हमने उनको मोटिवेट करके कहा कि भाई कुछ नहीं होगा, आप पूरे इक्विपमेंट के साथ, पीपीई किट्स के साथ आप जो है एटलीस्ट उनके जनाजे की नमाज तो पढ़िए, कम से कम। क्योंकि जनाजे की, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मेरे खुद रिलेटिव्स में एक ही वीक में बैक टू बैक 2 मेरे जो है कज़न सिस्टर्स का डेथ हो गया। तो हम गए, तो हमारे अलावा मैंने समझता कुछ ज़्यादा लोग वहाँ पर थे। तो जनाजे की नमाज के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, मौल साहब को पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था। तो वो सारी चीज़ों को देख के हमने ग्रास रूट लेवल पे ये काम किया कि जितने यूथ से हम कांटेक्ट कर सकते थे, हमारे जो भी कांटेक्ट में यूथ थे उनको बताया कि आप जाइए, आप जा कर के कम से कम उनको जो है, जो उनका रिलीजियस फेथ है, चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू हो, उनको रिलीजियस फेथ के हिसाब से उनका लास्ट राइट्स कंप्लीट करने के लिए हमने उनको मोटिवेट किया है। दोस्तों, अभी करीम साहब ने एक बहुत ही ख़ास बात बताई और एक बहुत ही अलग सवाल है, एक बहुत ही अजीब किस्म का सवाल है जो मेरे पास जहन में एकदम से आया, क्योंकि अक्सर कॉलर से बात होती रहती है। वो सवाल ज़रूर मुश्ताक साहब से लूँगा, मगर फ़िलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे चलते हैं, लौट के आता हूँ, करता हूँ ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो चार मीनार 107.8 FM, दिल से हैदराबादी।